हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आर यू फाइन? प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ, है ना। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। ये टॉपिक है बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी क्या होती है, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल से एकदम आपको समझाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे बहुत बड़ी शिकायत है। क्या शिकायत है? कि आप लोग कमेंट में जो पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देते हैं। ऐसा क्या है? मैंने एक बहुत गिव अवे भी रखा हुआ है हर वीडियो में एक क्वेश्चन अराइज करता हूँ आप लोगों से। आप लोग सवालों का जवाब ही नहीं देते। गिव अवे रखना बेकार हो गया मेरा। अगर इस वीडियो में आपने सवालों का जवाब नहीं दिया कमेंट में, तो आगे से गिव अवे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, सवाल ध्यान से सुनिए, कमेंट में जाके उसका आंसर दीजिए। आंसर देना जरूरी है यार, हैं? थोड़ा इंगेज अपने आप को करिए वीडियो में, तभी तो मुझे लगेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी क्या होती है? मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था पुंकेसर यानी पुष्प की संरचना में पुंकेसर के बारे में पढ़ाया था। पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग होता है। पुंकेसर द्विपालित होता है और द्विपालित पुंकेसर होता है। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, है ना। इस तरह से दोनों पालियों में मिला के 4 कोष्ठ हो जाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में 4 कोष्ठ होते हैं। ये चारों कोष्ठ क्या कहलाते हैं? लघु बीजाणुधानियां कहलाते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, जो पुंकेसर के परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होती हैं, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा याद दिला दें। इस तरह से जो लघु बीजाणुधानियां ये जो होती है ना, परागकोश के चारों कोनों पर ये विकसित होती हैं, ठीक है। ये परागकोश है, ठीक है। ये परागकोश ऐसा मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लेना, लिंक में दे दूंगा आई बटन में, तो लिंक में जाके क्लिक करके वीडियो देख लेना, ठीक है। अभी मैं पुंकेसर के बारे में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। पुंकेसर में जो लघु बीजाणुधानियां होती हैं, लघु बीजाणुधानी की संरचना और उसमें क्या क्या बनता है उसके बारे में हम डिटेल से आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो एक लघु बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी 4 परतों से घिरी हुई होती है, ठीक है। 4 परतों से। सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस यानी कि बाह्य परत कहलाती है। ये देखिए, ये मैंने लघु बीजाणुधानी का एक पार्ट का चित्र बनाया हुआ है। इसमें सबसे बाहरी परत है एपिडर्मिस यानी कि बाह्य परत, और एपिडर्मिस के ठीक अंदर वाली परत एंडोथीसियम कहलाती है ना। हिंदी में भी इसको एंडोथीसियम ही कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? मिडिल लेयर आती है। एंडोथीसियम के जस्ट अंदर वाली साइड होती है, ये मिडिल लेयर कहलाती है यानी कि मध्य परत कहलाती है। और मिडिल लेयर के जस्ट अंदर टेपिटम की लेयर होती है, ठीक है। टेपिटम। ये जो 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर लघु बीजाणुधानी की सुरक्षा का कार्य करती है। क्या प्रदान करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं ये तीनों लेयर्स। और ये जो टेपिटम लेयर होती है, ये टेपिटम लेयर, इस टेपिटम लेयर की प्रत्येक कोशिका में सघन जीव द्रव्य भरा हुआ होता है। बहुत ही डेंस प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो भी होता है, ये सब भरा हुआ होता है। बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो इसको एनर्जी देती है और खाद्य भोजन उपलब्ध कराती है, ठीक है। टेपिटम क्या करता है? ये लघु बीजाणुधानी को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य करता है, ये टेपिटम की लेयर, ठीक है। अब क्या होता है,
जब परागकोश अपरिपक्व अवस्था में होता है, इमैच्योर होता है। इमैच्योर कब होता है परागकोश? जब फूल पूरी तरह से विकसित नहीं होता, जब फ्लावर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, उस समय ये जो परागकोश होता है, परागकोश, पूरा परागकोश, इसमें चारों लघु बीजाणुधानियां भी आती हैं, ठीक है। तो अपरिपक्व अवस्था में परागकोश होता है, उस समय इसमें क्या होता है, ये जो लघु बीजाणुधानी होती है इसके मध्य में, ठीक है, टेपिटम लेयर के और अंदर बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में क्या होता है, सजातीय कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। एक सजातीय कोशिकाओं का जो सिमिलर सेल्स जो होती हैं उनका एक ग्रुप पाया जाता है इसके बीचों बीच केंद्र में, लघु बीजाणुधानी के बिल्कुल केंद्र में सजातीय कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। ये देखो, ये जो समूह बना हुआ है, एक तरह की सेल, सजाती क्यों बोला मैंने? सजाती इसलिए बोला जो सेल्स एक ही तरह से बनी हुई होती हैं, उनकी संरचना एक ही तरह की होती है और जो एक ही तरह का कार्य करती है उनको सजातीय सेल्स कहते हैं। जैसे हमारे कान के अंदर की जो सेल्स होती है ना, सुन रहे हो ना मेरी बात? कान के अंदर यार, ये बात की नहीं है, जो कान के अंदर की सेल्स होती है ना वो सजाती होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनने का कार्य कर रही हैं। सभी सेल्स कान के अंदर सुनने का कार्य करती हैं, इसलिए वो सजातीय सेल्स कहलाती हैं। अच्छा, हमारे टंग की, हमारे जीभ की सेल्स, वो भी सजातीय सेल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही तरह का काम कर रही है, स्वाद लेने का कार्य कर रही हैं, इसलिए वो सजातीय सेल्स कहलाती है। हमारे आईज की जो सेल्स होती हैं, जो आईज की सेल्स होती हैं वो भी सजातीय सेल्स। क्यों? जब परागकोश अपरिपक्व अवस्था में होता है तो लघु बीजाणुधानी के केंद्र में सजातीय सेल्स का एक समूह पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है। इस समूह को क्या कहते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं, यानी कि बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी कोशिकाओं का जब एक तरह की कोशिकाओं का ग्रुप मिलता है तो उसको ऊतक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। तो ये जो अंदर है इसको स्पोरोजेनस टिश्यू यानी कि बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। बीजाणुजन ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं टिश्यू की सेल से बीजाणुओं की उत्पत्ति होती है, जो लघु बीजाणु बनते हैं लघु बीजाणुधानी में। इसलिए बीजाणुओं की उत्पत्ति होने के कारण इन टिश्यूओं को बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, क्योंकि बीजाणुओं को जन्म देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो सेल्स होती है, ये जैसे जैसे परागकोश मैच्योर होता जाता है, परागकोश डेवलप होता जाता है, तो इस स्पोरोजेनस टिश्यू की प्रत्येक सेल यानी कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका, ये जो प्रत्येक कोशिका है ये क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है? कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन करती है ये, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि ये मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? मियोसिस, इसको मियोसिस कहते हैं, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। सभी जो भी लैंगिक जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो भी जीव, उनकी जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समझ में आया? मियोसिस कहाँ होता है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं पे, जहाँ पर नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण होता है, वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस स्पोरोजेनस टिश्यू की बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक सेल, प्रत्येक कोशिका क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है। और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है? ये कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन करती है, तो ये क्या करती है? ये इस तरह के टेट्राड बनाती है। क्या बनाती है? टेट्राड बनाती है, ठीक है। ये इस तरह के टेट्राड बनाएगी, ठीक है।
एक छोटी सी सेल डिवाइड होती है तो 2 भाग में बट गई, और ये जब दोबारा इसमें विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये 4 भाग में बट जाती है। तो ये जो रचना बनती है, ये जो संरचना बनी, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है, इसको हम कहते हैं चतुष्क। क्या बोलते हैं? इसको चतुष्क बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम टेट्राड कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं टेट्राड। यानी कि ये बीजाणु चतुष्क बनता है। प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक बीजाणु चतुष्क यानी कि टेट्राड बनाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे परागकोश और मैच्योर हो जाता है, अच्छा ये सारी कोशिकाएं जो होती हैं सक्षम होती हैं, सक्षम मात्र कोशिका होती हैं, है ना। सक्षम क्यों मैंने बोला? क्योंकि प्रत्येक कोशिका जो भी है इसके अंदर टिश्यू में पाई जाती है, वो सभी कोशिकाएं परागकणों का निर्माण करती हैं। कोई ऐसी कोशिका नहीं है जो बेकार चली जाती है। जैसे घर में कोई एक लड़का आवारा निकल जाए, वो पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, कोई काम नहीं करता घर का, ठीक है, तो ऐसी कोई कोशिका इसमें आवारा नहीं होती, समझ गए। तुम लोग बहुत आवारागर्दी करते हो, हैं? घर से सीधे स्कूल, स्कूल से सीधे घर, समझ में आया? किसी चाय के ठेका पे, इधर नुक्कड़ पे, उधर नुक्कड़ पे, है ना, आवारागर्दी नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। लौटाओ टॉपिक पर। तो ये सभी जो कोशिकाएं होती है बीजाणु जन्म तक की है, मजा आ गया ना। ये बीजाणु जन्म तक की सभी कोशिकाएं सक्षम मात्र कोशिकाएं होती हैं, तो सभी पोलन का निर्माण करती हैं। सबसे पहले क्या है? अर्धसूत्री विभाजन करके टेट्राड का निर्माण करती हैं, चतुष्क बनाती हैं, यानी कि 4 कोशिकाएं एक साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। ये चतुष्क बना लिया, और जैसे जैसे परागकोश डेवलप होता है, परागकोश डेवलप होने के बाद ये क्या होती हैं? चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, विलग हो जाती हैं। अलग कह लो या विलग कह लो, एक ही बात होती है, सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। ये चारों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र परागकणों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? ये सभी अलग अलग होकर स्वतंत्र परागकण बनाती हैं, ठीक है, परागकणों का निर्माण करती हैं। ये चारों अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए, एक दूसरे से फ्री हो गए, अटैच थे, अलग अलग हो गए, तो स्वतंत्र परागकणों का निर्माण करती हैं। इस तरह ये सारी कोशिकाएं, प्रत्येक कोशिका 4-4 परागकणों का निर्माण करती है। बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये है लघु बीजाणुधानी में क्या प्रक्रिया चलती है। कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट में सवाल करके पूछ सकते हो, सभी के सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये जो एपिडर्मिस है बाहरी परत, उसके ठीक अंदर की एंडोथीसियम, उसके और ठीक अंदर की तीसरी लेयर, उसको मिडिल लेयर मध्य परत बोलते हैं, और सबसे अंदर जो होती है टेपिटम होती है, ये भोजन उपलब्ध कराती है, ठीक है। और उसके बाद जब परागकोश अपरिपक्व होता है तो उसके केंद्र में, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में सजाती कोशिकाओं का समूह होता है, जिसको बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चतुष्क बनाती है। ये चतुष्क बना और जैसे जैसे परागकोश डेवलप होता है, मैच्योर होता है, ये चतुष्क एक दूसरे से, ये प्रत्येक चतुष्क की प्रत्येक सेल एक दूसरे से अलग हो जाती है, जो स्वतंत्र परागकणों के रूप में डेवलप हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। परागकण, अब बता दें हम परागकण क्या होते हैं, ठीक है। अब ये जो परागकण होते हैं, परागकण क्या कहलाते हैं? परागकण ये होते हैं मेल गैमीट्स। परागकण क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं, ठीक है, मेल गैमीट कहलाते हैं। तो ये जो मेल गैमीट होते हैं परागकण, इनकी संरचना क्या होती है?
परागकण दो परतों से घिरे रहते हैं, ठीक है। ये रहा परागकण और इसमें दो लेयर पाई जाती हैं, ठीक है, दो लेयर पाई जाती हैं। इस बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? इस बाहरी लेयर को बोलते हैं बाह्य चोल, ठीक है, बाह्य चोल बोलते हैं इसको, यानी कि आउटर लेयर, आउटर लेयर या बाहरी चोल, बाह्य चोल, ठीक। और ये जो अंदर है इसको बोलते हैं अंतःचोल, इसको बोलते हैं अंतःचोल, यानी कि इनर लेयर, ठीक। ये आउटर लेयर, ये अंदर इनर लेयर, इसको अंतःचोल बोलते हैं। अब ये जो आउटर लेयर होती है, जो बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल स्पोरोलेनिन नामक एक पदार्थ से बना होता है। किससे बनता है? स्पोरोलेनिन से बना होता है। ये जो बाहरी लेयर होती है ये स्पोरोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोलेनिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो आज तक कोई भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाया है कि ये स्पोरोलेनिन पदार्थ, ये जो बाहरी परागकण को जो बाहर से घेरे रहती है, इतनी हार्ड होती है, इतनी टफ होती है, ये स्पोरोलेनिन से बनी होती है। इतनी टफ होती है कि ये किसी भी एंजाइम, किसी भी अम्ल, किसी भी क्षार, ठीक है, कोई एंजाइम, कोई अम्ल, कोई क्षार, अभी तक ऐसा किसी साइंटिस्ट ने पता नहीं लगा पाया जो इसको पिघला दे, इसको घोला दे, ठीक है। ये घुलती नहीं है, इतनी मजबूत होती है, ठीक है। समझ में आया? ये किससे बनी होती है? आउटर लेयर स्पोरोलेनिन से बनी होती है। इसको कोई भी एंजाइम, कोई भी अम्ल, कोई क्षार घोल नहीं सकता है, किसी से ये रिएक्शन नहीं करती है। और ये जो अंतःचोल होता है, जो अंदर की लेयर होती है, वो अंदर की लेयर किससे बनी हुई होती है? जो अंदर की लेयर होती है ये वाली, जिसको अंतःचोल कहते हैं, ये सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और किससे बनी होती है? पेक्टिन नामक पदार्थ होता है। सेल्यूलोज और पेक्टिन पदार्थों से ये मिलकर बनी होती है, ठीक है, अंतःचोल। अब क्या होता है? परागकण जब मादा जनन भाग यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तब अंकुरित होते हैं और अंडाशय ओव्यूल तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो अगर वर्तिकाग्र पर पहुंच गए तो वो सफल है, उनका जर्मिनेशन हो जाएगा। वरना अगर ये वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचे तो इनकी अवधि, इनकी आयु ज्यादा नहीं होती है परागकणों की। इनकी आयु हद से अधिक 30 मिनट होती है। क्या? मात्र 30 मिनट में इनकी जर्मिनेशन क्षमता खत्म हो जाती है। ये अगर मादा जनन भाग पर यानी वर्तिकाग्र पर अगर ना पहुंच पाए तो ये 30 मिनट में इनकी लाइफ खत्म हो जाती है। ये जर्मिनेट नहीं करते, ये समाप्त हो जाते हैं, इनकी जनन क्षमता समाप्त हो जाती है 30 मिनट्स में, ठीक है। लेकिन जैसे गुलाब वगैरह होते हैं, उनके परागकण जो होते हैं उनकी अवधि कई महीनों तक भी होती है। लेकिन ज्यादातर जो परागकण होते हैं उनकी अवधि बहुत शॉर्ट होती है, बहुत ही जल्दी वो जनन क्षमता अपनी खो देते हैं, ठीक है। अब ये जर्मिनेट कैसे करते हैं? ये जर्मिनेट कैसे करते हैं कि क्योंकि बाहर की जो लेयर तो बहुत हार्ड बनी हुई होती है, तो ये कैसे जर्मिनेट करेंगे, इसमें जर्मिनेशन कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इनका जर्मिनेशन होता कैसे है। ये जो बाहरी लेयर है, बाहरी लेयर में एक जगह क्या होता है, हल्का सा छेद होता है। एक जगह हल्का सा छेद होता है जिसको बोलते हैं जनन छिद्र। इसको ये जो हल्का सा छेद होता है इसको जनन छिद्र बोलते हैं, ठीक है। यहीं से ये परागकण जर्मिनेट होते हैं, यहीं से जर्मिनेशन होता है। इस जगह पर जहां पर ये छिद्र होता है, यहां पर स्पोरोलेनिन पदार्थ नहीं पाया जाता है, ठीक है।
नहीं पाया जाता, इसीलिए यहाँ से जर्मिनेशन हो जाता है, यही से ये जर्मिनेट कर पाते हैं। ठीक, अब क्या, अब ये जो पराग कण की जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसमें अंदर ये जो परागकण है इसमें दो भाग होते हैं। सबसे छोटी दो कोशिकाओं से बनी होती है, सबसे छोटी कोशिका और एक ये बड़ी कोशिका, ठीक है। इस कोशिका को, एक छोटी कोशिका होती है, एक बड़ी कोशिका होती है। इस कोशिका को कहते हैं कायिक कोशिका, इसको बोलते हैं कायिक कोशिका, और इसको बोलते हैं जनन कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका छोटी होती है और कायिक कोशिका बड़ी होती है। तो जब जर्मिनेशन होता है तो यही जनन कोशिका जर्मिनेट करती है और यहाँ से ये जनन छिद्र से यहाँ से जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कैसे होता है। जैसे ये है, यहाँ पर एक छिद्र होगा, यहीं से ये अंकुरण निकलेगा, यहीं से ये जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे यहीं से ये जर्मिनेशन हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो समझ में आया। अब लौटते हैं अपने हर वीडियो वाले प्रोग्राम पर। आज का सवाल हम आपसे पूछेंगे, आपको ये बताना है कि जो माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन जो होता है, वो किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है। सवाल ध्यान से सुनिए, जो समसूत्री विभाजन होता है माइटोसिस, वो किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है। ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो टाटा, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।